बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेक्चर है जी हमारा वो हम करने लगे हैं अपना सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स से रिलेटेड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसके आज बात करेंगे हम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रा कंसंट्रेशन से सुनिएगा। कुछ चीज़ अगर जहन में नहीं आए तो क्वेश्चन कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये सब कुछ जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें हम सिर्फ जो गुड्स को है उसका डिस्कस करेंगे। बाकी सर्विसेज, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, इतलात, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज जो हम कवर करना हमने सिर्फ वो हमने कवर करना है गुड्स को। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। चलें जी, पहले इस जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। हम ये टॉपिक जो है सप्लाई ऑफ जो गुड्स हैं, उसको हम हमारा मकसद क्या है, इस टॉपिक में हमारा मकसद क्या है। जो हम कह रहे हैं कि हमने ये डिस्कस करना है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये हम जो है उसकी गुड्स की जो है वो प्लेस जो है वो आइडेंटिफाई क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि गुड्स जो है वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई पे क्या है, तो वहाँ से उस पे हम यूएई वैट जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि उसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यूएई है, तो उस पर वैट लगेगा। अदरवाइज उस पर जो है वैट नहीं लगेगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अगर हम इसको बाइफिकेट करें कि वहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, एक हमारे पास है मेन लैंड। मेन लैंड का मतलब क्या है कि यूए के अंदर वो एरिया जिस पे जो है वो वैट अप्लाई होता है उसको बोलते हैं मेन लैंड। इसके बाद एक इसमें होता है फ्री जोन। तो दुबई के अंदर दूसरी चीज़ क्या है, फ्री जोन, और तीसरी चीज़ क्या है, डेजिनेटेड जोन। ये तीन चीजें कॉन्सेप्ट जो है लॉ के अंदर अप्लाई होते हैं। एक बात करता है लॉ ऑफ फ्री जोन की, एक मेन लैंड की बात करता है, और एक फ्री जोन के अंदर ही जो है वो आपका जो है वो डेजिनेटेड जोन है, इनकी बात करता है। इसके अलावा आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस हैं जिसमें अपने जीसीसी कुछ कंट्रीज हैं, जिस तरह सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत। तो ये इनका एक आपस में जो है एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। इनके कुछ के साथ इनका एक एग्रीमेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा। तो यहाँ पे ला जो है वो कुछ जीसीसी कंट्रीज की बात करता है। उनके लिए कुछ इसके अंदर से चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेगा कि बाकी जो है दुनिया जो है वो जिसमें यूके, अमेरिका, बाकी सारी चीज़ें जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाएंगी। तो इस पांच किस्म के जो है आप इसको समझ लीजिए, पांच जोन हैं जो हम वैट में हम इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि हमने देखना है कि भाई किस पे वैट लगेगा। जब हम वैट की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में क्या चीज़ आती है कि जो भी सप्लाई होगी इस पे या तो 5% टैक्स लगेगा या उस पर 0% टैक्स लगेगा। बेसिकली हमने यही देखना है कि ये चीज़ें जो हम है हमारी, इससे वैट लगेगा। और वैट का वैट जब भी वैट 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 मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इस पर 5% आपने डिडक्शन करनी है और गवर्नमेंट को जमा कराना है, या आपने 0% करना है। ये दो रेट है अभी वैट पे चल रहे हैं हमारे यूएई में। अब अगर मेन लैंड की बात करें कि जो हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो जो है वो मेन लैंड है। यहाँ से हमने जो गुड्स हैं वो मेनलैंड में सेल किए हैं, या फ्री जोन में भेजी हैं, या डेजिग्नेटेड जोन में भेजी हैं, या हमने जीसीसी कंट्रीज में भेजी हैं, या हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भेजी हैं। तो उस पे स्टैंडर्ड कहता है बिल्कुल जनाब इस पे आपका वैट ला जो है वो लगेगा। आप जब भी इस कोई चीज़ यहाँ से भेजेंगे कहीं पे भी, तो उस पर 5% या 0% के हिसाब से आपको वैट जो है वो चार्ज करना है। इसी तरह जो आपके फ्री जोन है, फ्री जोन भी आपका तकरीबन मेन लैंड की तरह ही काम करता है। और इस पे भी जो है वो वैट ला जो है वो 100% अप्लाई होता है। अब हम अगर बात करें डेजिग्नेटेड जोन की, तो इस पे जो है ये आपका वैट ला जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो चीज़ें जो सप्लाई जो है आपकी वो डेजिग्नेटेड जोन से हो रही हैं,
उसके ऊपर जो है ये वैट लॉ नहीं लगेगा, उस पर हम जो है वो 5% या 0% रेट लगा के गवर्नमेंट के पास जो कुछ भी जो है जमा नहीं कराएंगे। लेकिन यहाँ पे एक एग्जेम्पशन है कि अगर यहाँ से कोई चीज जो है आपकी मेनलैंड में जा रही है या फ्री जोन में जा रही है, इसको वैट लॉ के कहता है, कहता है ये इम्पोर्ट है। इसको ये कहता है कि इम्पोर्ट है। और जब ये एक स्पेसिफिक केस है जिसपे ये है, ये आपका जो वैट लॉ है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद है। वो कौन सी है हमारे पास? VAT P 027। ये एक गाइडलाइंस है जिसके तहत जो है ये यहाँ पे जो है वो हमारा जो वैट लॉ है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके अंदर कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं, जो हम अभी आज का हमारा टॉपिक नहीं है, किसी दिन उस पर भी पूरी जो है वो एक पूरी गाइडलाइंस है, तो उसको हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि कुछ एग्जाम्पशन के साथ जो हमारा डेजर्ट जोन है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये 100% आउट ऑफ वैट है, आउट ऑफ स्कोप है, इस पे आपका वैट नहीं लगेगा। अब बात करें अगर हम जीसीसी कंट्रीज की, तो जीसीसी कंट्रीज में दो तरीके आते हैं। जब भी कोई जीसीसी कंट्री का केस आएगा उसमें आपने दो तरीके देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पे दुबई के अंदर आप देखें, यूएई में क्या होता है कि अगर आपका एक थ्रेशोल्ड है, दरम 375,000 है, अगर आपकी सप्लाई जो है 375 के से ज़्यादा हो जाती है तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अदरवाइज आप अनरजिस्टर्ड रहते हैं और आप वैट के स्कोप से बाहर रहते हैं। तो इसी तरह हर जीसीसी कंट्री के अंदर जो है वो एक थ्रेशोल्ड है, तो वहाँ पे या तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा या आपको अनरजिस्टर्ड रहना पड़ेगा। अगर आप थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं तो आपको डेफिनेटली रजिस्टर होना है, अदरवाइज जो है आप अनरजिस्टर्ड रह के काम कर सकते हैं। तो अगर जीसीसी कंट्री में आप ऐसा साहब हैं जो भी रजिस्टर्ड हैं, तो उन पे हमारा वैट ला जो है अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, उन पे हमारा वैट ला जो है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ मैं कहूँगा यहाँ पे आपको ये वैट के जो है वो अंदर कवर हो जाएगा, ये कवर नहीं होगा। इसी तरह जब अब आप बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे भी जो है हमारा वैट ला जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ से सप्लाई जो है वो आप मेन लैंड में लेके आते हैं या फ्री जोन में लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। और एक्सपोर्ट के केस में जो है ये हमारा वैट ला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की है कि आपके जो डिफरेंट जोन्स हैं, मेनलैंड, फ्री फ्री जोन, डेजिग्नेटेड जोन, या आपके जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो 7 कंट्रीज हैं, या बाकी आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसके अंदर आपने देखना है कि गुड्स कहाँ से कहाँ मूव हो रही हैं। तो हमने बात ये की कि हमारा जो मेनलैंड है, मेनलैंड से आप कहीं भी गुड्स को मूव करें, फ्री जोन में करें, डेजिग्नेटेड जोन में करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करें, जीसीसी करें, जहाँ भी करें वहाँ पे आपका वैट ला जो है वो अप्लाई करेगा। फ्री जोन में भी ऐसे ही होगा, चीज़ें आ रही हैं या चीज़ें जा रही हैं, दोनों साइडों पे जो है वैट अप्लाई होगा। डेजिग्नेटेड जोन में जो है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एक अलग से समझने के एक अलग मुल्क है जिसपे जो है यूए लॉ अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ पे जो है वैट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं जहाँ जो हम डिस्कस करेंगे VAT P 027 में। ये गाइडलाइंस है, तो पब्लिकेशन है वैट की, उस पे अंदर उन्होंने कुछ एग्जाम्पशन दी हुई हैं, उसके तहत जो है वो आपको ये आप पे वैट अप्लाई हो जाता है। उसके बाद जीसीसी बात की, जीसीसी में जो आपकी रजिस्टर्ड एंटिटीज है, जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज है, उसके हिसाब से जो है आपने देखना है कि वैट लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जीसीसी कंट्री का, जो हमें बाद में बड़ा यूजफुल रहेगा। वो क्या है? अभी देखें कि ये जीसीसी कंट्रीज हैं, इस पे हमने कहा कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं और आप अनरजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड है, इस पे क्या फर्क है? हेलो।
अच्छा, अब यहाँ बात कर रहे हैं जीसीसी कंट्री की। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप जरा ध्यान में रख लें, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे तो जब भी जीसीसी कंट्री आपके आपके सामने आएगा तो आपको आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताने लगा हूँ अभी ये बात। होता क्या है कि ये जो बंदा अनरजिस्टर्ड है, इसने क्या करना है, इसने जो भी सेल परचेज करनी है इस पे इसने कोई वैट जो है अपनी कंट्री में पे नहीं करना, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो लॉ ही कहता है, वैट लॉ ही कहता है कि भाई जब तुम इस बंदे से डील कर रहे हो ना, इस बंदे से, इसके थ्रू, तो यहाँ पे क्योंकि वो अपने मुल्क में वैट पे ही नहीं कर रहा, तो इससे वैट हम ले लेंगे। यानी कि जो कस्टमर आपका है या आपका सप्लायर है जो जीसीसी कंट्री में है और वो उस कंट्री में जो है वो उस पर वैट नहीं लग रहा, तो उससे वैट हम लेंगे। सिर्फ ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक दफा उसको वैट लगना चाहिए। अब ये जो रजिस्टर्ड बंदा है, अब ये क्या करेगा, इसको वैट लग रहा है, अगर ये आपको आपसे चीजें मंगा रहा है तो इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट करके वो वैट पे करेगा, तो वो वैट अपनी कंट्री में पे कर रहा है, तो हम उससे वैट नहीं लेंगे। तो हमने इसको आउट ऑफ स्कोप कर दिया। हमने कहा यार हम तुझसे वैट ही लेंगे क्योंकि तू अपने मुल्क में पे कर रहा है, तू रजिस्टर्ड है वहां पे। इसी तरह जब वो एक्सपोर्ट करेगा वो 0% पे करेगा, तो वहां पे हम उससे 5% का हम उससे अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड बंदा है, उसने जब आपको कोई चीज देनी है या आपसे लेनी है, तो उसने अपने मुल्क में, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसको अपने मुल्क का लॉ नहीं लगेगा। तो जब उसको उसके मुल्क का लॉ नहीं लगेगा तो वैट कहता है, ये कहता है चलो ठीक है फिर हम इससे वैट ले लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे जब भी ये चीज आपके सामने आएगी, तो ये आपको क्लियर हो जाएगी कि आपने इस पे ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका। ठीक है जी, सिंपल तरीके से को हमने बता दिया है। अभी जब आगे जाएंगे तो आपको ये जब यही कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे जीसीसी का, कि यार ये जीसीसी वाला है, तो इसमें हमने वैट लगाना है कि नहीं लगाना, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि ये अपने मुल्क में क्या कर रहा है। अब अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अपने मुल्क में वो वैट भी नहीं पे नहीं कर रहा, तो हम उसे लेंगे, ले अभी हमें दे, चाहे चीजें आ रही हैं या उसको जा रही हैं, डजेंट मैटर। अब दोनों पे वो अपने मुल्क में कुछ नहीं कर रहा तो उससे हम लेंगे। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है, वो अपने मुल्क में आने पे भी टैक्स दे रहा है, जाने पे भी टैक्स दे रहा है, तो फिर हम उसको कहते हैं ठीक है भाई हम तो उससे कुछ नहीं लेते, तो अपने मुल्क में पे कर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बंदा आपके पास अनरजिस्टर्ड है, इसके कि इसके फर्दर दो दो पोर्शन में ब्रेक किया है इसको। उसने कहा देखें जी इसकी इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट हम कहते हैं सपोज करना ये सऊदी अरब में है, और इसकी जो थ्रेश है वो है इसका 375 ही थ्रेश है इसका। इसको यहाँ पर रजिस्टर, अगर इसकी सेल परचेज जो है वो 375 है, तो उसको थ्रेशोल्ड पे इसको रजिस्टर होना है। अब अगर ये हमसे काम कर रहा है, जो काम जो है वो SAR 200K का है या SAR 500K का है, तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है देखो यार तुम हो अनरजिस्टर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या तुमसे 5% चार्ज करेंगे। लेकिन अगर तो तुम लोग बिलो थ्रेशोल्ड हो, तो फिर तो ठीक है, हम तुमसे 5% चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप अबव थ्रेशोल्ड हो, तो भाई साहब आप जाकर रजिस्टर्ड हो, क्योंकि आपको रजिस्टर होना है, आपके लिए कंपल्सरी है, मस्ट है आपके लिए रजिस्टर होना, क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड से आप ज्यादा ज्यादा का काम कर रहे हो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहते हैं, लॉ कहता है कि भाई साहब अगर आप अबव थ्रेशोल्ड हो जाते हो, तो भाई साहब आप रजिस्टर होकर हमसे बात करें, आप अनरजिस्टर्ड ओके, आप अनलॉफुल बात ना करें। तो जब यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएंगे, तो फिर आप इसी कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, ये वाली कैटेगरी में। फिर हम आपसे 5% की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन आपको उस पर डेफिनेटली जो है वो आपकी जो सप्लाई ऑफ 500 के हो चुकी है, जो कि थर्ड फ्लोर से ऊपर चली गई है, तो यू मस्ट बी रजिस्टर, आपको रजिस्टर होना है। तो ये आपका कंप्लीट सिनेरियो है इसका जीसीसी का। तो जीसीसी में मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जीसीसी कंट्री से अगर आप डील कर रहे हैं, आप सऊदी अरब से डील कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से सऊदी अरब माल भेजा, आपकी एक्सपोर्ट हो गई 0% पे। अब क्या होता है, ये आपने माल मंगवाया, आपकी इंपोर्ट होगी 5% पे। उसके अंदर आपने वैट और 0% 5% लगाना है कि नहीं लगाना, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या देखना है कि वो जो आपका उधर उधर कस्टमर या सप्लायर है, वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अगर तो वो रजिस्टर्ड है, तो उस पर जो है सब कुछ वो पे करेगा, आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो वहाँ पे कुछ पे नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से उस पर चार्ज करोगे।
उसके बाद जो अनरजिस्टर्ड है उसको आप फर्दर देखेंगे कि उससे 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 ट्रांजेक्शन कितने 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 अमाउंट की हो रही है। अगर तो बिलो थ्रेशोल्ड हो रही है तो आप उसको जो है वो एज ए अनरजिस्टर्ड ट्रीट करके आप चार्ज कर लेंगे, लेकिन वो अगर उसकी ट्रांजेक्शन जो वो अबव थ्रेशोल्ड है तो आप उसको कहेंगे भाई रजिस्टर हो गया, हम आपसे ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका, पांच जो आपके जून उन्होंने बनाए, उसका कॉन्सेप्ट आपने कैसे, आपको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। एक मेल लैंड का, फ्री जोन का, डेजिग्नेटेड जोन का, आपका जीसीसी का, और पांच आपका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो ये आपका सारा लॉ है, और इसी के इर्द जो है सारी चीज़ें घूमेंगी। और अभी हम जो है इसको, अब आपके लिए जो अगला पूरा लेक्चर है वो इंशाल्लाह बिल्कुल इजी हो जाएगा, और आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये जो है आपका ये कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है ना तो वो कर सकता है मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे। यहाँ पे आपको अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है तो आप पूछ लें यहाँ पे, क्योंकि मेरा ख्याल से आपका जो ये टॉपिक जो है ना, सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब बस हमने लॉ को रीड करना है। कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बिल्कुल जो है ना वो समझा दिया है कि कैसे फ्लो करता है ये। आगे हम बस इसको रीड करना है और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। तो किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा तो यहाँ पे मुझसे कर सकता है। चलो जी, नहीं आ रहा तो आगे चलते हैं। ये चला अब अच्छा यार देखें कि यहाँ पे अगर अब हम बात करें तो यहाँ तो एक चीज़ तो हम यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे तो आप बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ तो भाई ये लॉ लगना लगना है। ठीक है ना जी। तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है आपका। ठीक हो गया, यहाँ पे तो लॉ लगेगा। ये सही चल नहीं रहा, तो यहाँ तो लॉ लग रहा है आपका। इसको रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ क्लियर है, यहाँ कोई मसला नहीं है। लॉ 100% लग रहा है, यहाँ पे 100% लग रहा है। ये भी आपको क्लियर हो गया जीसीसी का भी, कि ये दो सिनेरियोस के अंदर आएंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ड भी क्लियर है। मसला क्या है? मसला सिर्फ यहाँ पे है, डेजिग्नेटेड जोन में। यहाँ पे आपको नहीं लगना चाहिए था, लेकिन कुछ जगह पे लग रहा है। तो हम डेजिग्नेटेड जोन को जो है वो लॉ जो है वो सेक्शन जो आर्टिकल्स जो है इसके, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ है और इसको कैसे हमने लेके चलना है। अब हम आगे जो ज्यादातर बात करने वाले हैं वो डेजिग्नेटेड जोन पे ही करने वाले हैं। तो डेजिग्नेटेड जोन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहता है डेजिग्नेटेड जोन क्या है? ए फेंस्ड एरिया अंडर द कस्टम कंट्रोल। एक ऐसा एरिया, एक ऐसी बाउंड्री जिसपे आपने कस्टम के कंट्रोल लगाए हुए हैं, with specific operating procedures, for example, JAFTA and DAFTA. For goods, a designated zone is treated as a out of scope. तो वो कहता है कि ऐसा आपने एक बाउंड्री बनाई हुई है, एक बार लगाया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो आपका एरिया है, जिसको आप आने जाने की जो चीज़ें हैं उसको आप कस्टम के थ्रू कंट्रोल करते हो। तो उस जोन को कहते हैं हम, वो आपका डेजिग्नेशन जोन है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें बनाई हुई हैं। पहला जोन हमने कहा डेजिग्नेशन है, दूसरे हमने कहा कि मेन लैंड और फ्री जोन है, तीसरा हमने कहा ये जीसीसी स्टेट्स हैं, और चौथा हमने कहा कि ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम देखेंगे अब इसके अंदर जो है ट्रांजेक्शन जो है वो कैसे होती है, गुड जो है कैसे मूव करती हैं, और जब गुड इन या आउट होती हैं तो उसके ऊपर जो है वो वैट कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे और पॉसिबल हमने सिनेरियो लिए हुए हैं। हमने कहा जी आउट ऑफ स्कोप की बात करते हैं। हमने कहा आउट ऑफ स्कोप में क्या है? पहले आउट ऑफ स्कोप में उसने कहा जी कि आप देखेंगे विद इन द सेम जोन, अगर एक ही जोन के अंदर आप चीजें मूव कर रहे हैं तो वो उस पर जो है वैट अप्लाई नहीं होगा, वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन आप किसकी देख लें, वो कहता है कंडीशन ये है द गुड्स आर नॉट अल्टर्ड और रिलीज इनटू द यूएई एंड कस्टम स्पेशल रूल्स आर फॉलोड। वो कहता है गुड्स को आप अल्टर्ड ना करें, तो और फिर वो जून के अंदर ही मूव कर रही हैं तो उस पे जो है वो आपका ये वैट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो गुड जो है, देखें यहाँ पे मैंने एरो लगाया कि विद इन द सेम जोन है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अल्टर्ड हो रही हैं, तो यहाँ पे वो फिर उस पे जो है वो वैट लग जाएगा। ठीक है जी। इसके ऊपर ही वो जो गाइडलाइंस है ना, मैंने आपको बताया अभी, VAT P027 है, वो इसको मजीद डिस्कस करती है। तो वो भी कभी हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद कहता है वन जोन, एक जोन से दूसरे जोन में अब जा रहे हैं, आउट ऑफ स्कोप है। डेल्सी जोन से जो है वो आउटसाइड द यूएई या जीसीसी में लेके जा रहे हैं, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं चीज़ें, आप वो भी आपका आउट ऑफ स्कोप है। अब वहाँ से चीज़ें जो है वो इधर लेके आ रहे हैं, तो इस पे जो है एक्सेप्शन के अलावा ये भी आपका आउट ऑफ स्कोप है। 5% वैट कब लगता है? जब आप रेजिडेंस यूं से मेल लैंड या फ्री जोन में चीज़ें शिफ्ट करते हैं
तो उस पर आपका वैट आ जाता है 5%। मेन लैंड से आप वापस रिवर्स होती है, चीज़ें अंदर आती है, तो आपका वो वैट आ जाता है, 5% आ जाता है। इसी तरह जो वाटर और एनर्जी है, ये स्पेशल केसेस हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आपका जो है वो वैट एप्लीकेबल होगा। बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट को स्पेशल केसेस हैं। इस पे जो है वो ये जोन वगैरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, लाइंस हैं, वो कवर नहीं होती। रियल एस्टेट कहीं पे भी है, उस पे आपके आपका नॉर्मल वैट ही लगेगा, वो वैट ला के अंदर ही आती है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, देखें, जो गुड्स हैं वो अब मूवेबल होती हैं। मुझे गवर्नमेंट ने कहा यार ये एक एरिया है जो अफजा का है, इसके अंदर जो भी चीज़ होगी आप ला के रखें। मैं यूके बैठा था, मैंने ला के अपने लैपटॉप यहाँ पे ला के रख दिए। अब मेरे लैपटॉप यहाँ पड़े हुए हैं, तो वो कहता है ये यूएई में नहीं है, यूएई से बाहर ही है, इसकी सेल परचेज पे हम आपसे कोई वैट नहीं लेंगे, आपको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। तो जब ये गवर्नमेंट ये केस वापस लेती है, गवर्नमेंट कहती है चलो यार ये एरिया जो है अब डेजिग्नेशन जोन नहीं है, तो क्या होगा? वो कहेगा ये अपनी गुड्स ले जाओ। अब अगर गुड्स यहाँ रखोगे हम वैट लेंगे, 5% लेंगे, तो आप गुड्स ले जाएंगे, तो लॉ अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने एक बिल्डिंग बना दी है, अब बिल्डिंग आपने बना दी है, तो उस बिल्डिंग को जब ये एरिया जो है वो फ्री जोन नहीं रहेगा या डेजिग्नेशन जोन नहीं रहेगा, तो आप बिल्डिंग कहाँ लेके जाएंगे? कहीं नहीं ले जा सकते। तो वो कहता है यार बिल्डिंग तो कहीं जाएंगी नहीं, ये तो मूवेबल ही नहीं है। तो इस पे हम इनिशियली ये स्टार्ट से ही जो है ना, इसको हम कहेंगे कि ये मेनलैंड में ही है, जो मेनलैंड वाले रूल है वो डेजिग्नेशन जोन में लगेंगे। इस पे हम जो है ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको टैक्सेबल ही रहेगा। तो बिल्डिंग आपकी चाहे मेनलैंड में है चाहे वो डेजिग्नेशन जोन में है, उस पे जो है ये डेजिग्नेशन जोन वाले आउट ऑफ स्कोप वाले रूल नहीं लगेंगे। इसकी तमाम ट्रांजेक्शन जो है वो जिस तरह नॉर्मल होती हैं वो नॉर्मल रहेंगी, जैसे मेनलैंड में टैक्स लगता है वैसे वो फ्री जोन में भी लगेगा। अच्छा, उसके बाद जनाब आती है चीज, कहता है ये गोल्डन रूल इसका एक है, वो कहता है कि ए सेल इन स्कोप ऑफ यूएई वैट ओनली व्हेन द गुड्स आर इनसाइड द यूएई एट द स्टार्ट और आर ब्रिंगिंग बॉट इनटू द यूएई। वो कहता है चीजें पहले ही मेनलैंड में पड़ी थी, यूएई में थी, या वहीं पर मैन्युफैक्चर हुई हैं, उस पर आप वैट लगाएंगे। बाकी जितनी भी चीजें आपकी हैं वो आपकी जो है आउट ऑफ स्कोप पे चलेंगी। एक 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 इन्हें गोल्डन रूल बनाया है, बाय लॉ कुछ नहीं है ये। अच्छा जी, अब ये सारे सिनेरियो जो हैं यहाँ पे मैंने इकट्ठे किए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ये जो चार्ट है, ये आपको सारी जो डिस्कशन है वो क्लियर क्लियर कर देगा। पहली चीज क्या है, हमने कहा जी ये एक डेजिग्नेशन जोन है हमारा, यहाँ से गुड जाती है डेजिग्नेशन जोन में, तो वो जो गुड डेजिग्नेशन जोन से डेजिग्नेशन जोन में जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएंगी। विद इन डेजिग्नेशन जोन जो है वो आउट ऑफ स्कोप है, अंटिल उसमें कोई अल्ट्रेशन ना हो। उसके बाद जब गुड्स डेजिग्नेशन जोन से फ्री जोन में या मेनलैंड में जाएंगी, तो उस पर हम 5% वैट लगाएंगे। ये इंपोर्ट हो जाती है, ये हम वही आपको बताया था मैंने, VATP 0127 जो है उसके अंदर इसको सारा ब्रीफ किया गया, वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कैसे होगा। इसके बाद अगर ये GCC को फ्री जोन से चीजें जाती हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाती है, तो ये आपका आउट ऑफ स्कोप है। तो एक इस फ्री जोन से जो है सिर्फ आपका जो है वो एक जगह 5% वैट लग रहा है, वो भी आपको ऐसे एक पब्लिकेशन है उसके तहत जो है वो टैक्स लग रहा है। बाकी जहाँ पे भी ये चीजें जा रही है फ्री डेजिग्नेशन जोन से, वो जो आपकी वो सारी की सारी आपकी आउट ऑफ स्कोप है। अब आप बैठे हुए हैं फ्री जोन में या बैठे हुए हैं मेनलैंड में, तो यहाँ पे आप देखिए हर जगह आपको 5% ही मिलेगा। आप जहाँ यहाँ चीजें कहीं भी लेके जाएं, तो उस पर जो है वो आपको वैट लगेगा, या 0% लगेगा या 5% लगेगा। आप मेनलैंड से चीजें जब मूव करेंगे किसी भी जगह पे। इसी के बाद जीसीसी की बात करें, जीसीसी की मैंने आपको केस बताए थे कि वही केस रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, और अनरजिस्टर्ड के अंदर बिलो बिलो थ्रेशोल्ड और अबव थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे जीसीसी से अगर चीजें मूव होके आपकी रेजिडेंस जोन में आ रही हैं, तो वो आपका आउट ऑफ स्कोप कब होगा? जब वो आपसे अनरजिस्टर्ड बंदा आपको भेज रहा है। ठीक है जी। अगर वो कहता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स वगैरह जो है अगर वो डिसाइड करती है कि ये बंदा जो आपको चीजें भेज रहा है भाई, ये तो वो आपका है ही नहीं है, बेशक गुड्स वहां से जनरेट हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी सऊदी अरब में है, लेकिन वहां से जो चीजें आ रही है वो अनरजिस्टर्ड बंदा भेज रहा है, तो उस पर आप 5% वैट अप्लाई करेंगे, और उसकी प्लेस ऑफ जो है उसकी प्लेस जो है वो गुड्स की वो दुबई हो जाएगी।
इसके बाद अगर जीसी से आप चीज़ें जीसीसी में भेज रहे हैं, या आप व्हाट्सएप वर्ड में भेज रहे हैं, तो वो सारी आपकी इस लॉ से, आपकी वैट लॉ से बाइक चली जाएगी। इसी तरह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो आपको जो है चीज़ें अब मूव कर रही हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डेजिग्नेशन में आउट ऑफ स्कोप है, मेन लैंड में आएगा तो इम्पोर्ट में आ जाएगा, 5% लगेगा उसको, उससे जीसीसी में करता है बारह बार कम कर रहा है वो, तो वहाँ पे उसका वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। तो ये एक चार्ट है जिसमें सारा हमने डिस्कस किया कि चीज़ें जो है किधर से किधर मूव करेंगी, तो उस पर जो है वैट लॉ जो है वो कैसे अप्लाई होगा। ठीक है जी। जीसीसी का एक कॉन्सेप्ट जो भी मैंने डिस्कस किया था आपसे, थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि आप जो है गुड्स आपने सोल्ड की, कहाँ से सोल्ड किया आपने, आपने यूएई से भेजी जीसीसी में। अब वो जो बंदा है वो रजिस्टर्ड है, हाँ जी रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो उसको आप 0% कर देंगे, क्योंकि जब बंदा रजिस्टर्ड है वहाँ पे, वो वहाँ पे वैट पे करेगा, यहाँ हम उससे कुछ वैट चार्ज नहीं करेंगे, तो हम उससे 0% चार्ज कर लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। हमने यहाँ से चीजें भेजी, उधर भेजी, वो बंदा रजिस्टर्ड था, उसको फिर वहाँ का लगेगा, वहाँ वैट पे करेगा, तो हम उससे वैट नहीं लेंगे, 5% ही लेंगे, 0% लगा देंगे। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, जब वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो या तो अबव होगा या बिलो होगा। अब उसका थ्रेशोल्ड क्या है, 375 है, उसको 375 से ज्यादा होगा तो उसको रजिस्टर्ड होना है वैट के लिए, नहीं तो बिलो तो नहीं होना। अब वो कहता है अगर वो अबव है तो बिलो है, तो क्योंकि वो बिलो है, वो रजिस्टर नहीं हो रहा, तो हम उससे 5% चार्ज कर लेंगे, क्योंकि अपने मूल्यों के पे नहीं कर रहा वो। लेकिन अगर वो उसका जो है वो सप्लाई जो है वो 375 से ज्यादा हो गई है, तो हम उसको कहेंगे भाई तू जा रजिस्टर हो पहले, अब तेरे रजिस्ट्रेशन जो है लाजमी हो गई है, बाय लॉ तो ये रजिस्टर होना है, पहले रजिस्टर और बाद में हमसे बात करना। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी वही है जो हमने पहले डिस्कस की थी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये कंपनी है, दुबई सप्लायर है, जो कि वैट रजिस्टर्ड है, सेलिंग टू इनटू सऊदी अरब में सेल कर रहा है वो, और उसका जो सऊदी अरब का थ्रेश होल्ड है, वो कहता है ये अगर आपकी सप्लाई जो है 375 के है तो आपको रजिस्टर होना है। अब केस वन क्या है, कि केस वन ये है कि वो जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, जब वो रजिस्टर्ड है तो हम उसको कुछ चार्ज नहीं करेंगे, 0% पे रखेंगे, वो अपने मुल्क में वेट पैक है। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है, तो देखेंगे वो ब्लू है या अबव है। अगर वो बिलो है तो उसको 5% चार्ज करेंगे, वो अगर अबव है तो उसको कहेंगे भाई रजिस्टर हो जा, रजिस्टर हो गया, 15% पे अगर हम 0% चार्ज करेंगे। ठीक है ना, जब वो रजिस्टर हो जाएगा तो वो इसी श्रेणी में आ जाएगा ना, 0% में, तो हम चार्ज नहीं करेंगे, वो अपने मुल्क में 15% पे करेगा, वहां पे 15% वैट है। तो ये सारा जनाब जितनी भी हमने कभी डिस्कशन की है, उसको यहाँ पे एक डायग्राम में जो है वो जमा किया मैंने। इसको हम फाइनली टच करते हैं, क्या चीज़ है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले कहा जी, लोकल सप्लायर, लोकल सप्लायर है तो आपको यही वैट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जीसीसी सप्लायर आपका, तो उसमें क्या होगा, कस्टमर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है या वो नॉट रजिस्टर्ड है। तो जब रजिस्टर्ड है तो फिर क्या होगा, कि वो बंदा फिर जो है उस पर आरसीएम लगाएंगे। ठीक है जी, रजिस्टर्ड पर्सन पे क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन वहां पे वेट पे करेगा, हम उस पर नहीं लगाएंगे। और अगर कोई लग गया है, हमारी हमें हमने पे कर दिया, तो उसको वापस ले लेंगे आरसीएम के थ्रू। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, तो वहां पे उसका थ्रेशोल्ड देखेंगे, बिलो थ्रेशोल्ड होगा या अबव थ्रेशोल्ड होगा। अगर बिलो थ्रेशोल्ड है तो हम क्या करेंगे उसको, हम यहाँ उसको चार्ज करेंगे, हम उसकी ओरिजिन जो है वो उसको ये लेके उसको हम चार्ज कर लेंगे। अगर वो अबव थ्रेशोल्ड है तो उसको हम कहेंगे कि भाई आप जो है वो रजिस्टर हो जाओ। वो एक देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, बस वही कॉन्सेप्ट आपने हर जगह लगाना है, कोई भी सिनेरियो आपके सामने आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट, आपको जो लॉजिक बता दी ना, वो लॉजिक हर जगह चलेगी। इसी तरह जो आपने जो है आउट ऑफ द जीसीसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आप सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप चीज़ें यहाँ से भेज रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट आपका 0% पे आ जाएगा, वैट लग जाएगा। अगर आप वहाँ से चीज़ें मंगा रहे हैं तो इम्पोर्ट हो जाएगा। इम्पोर्ट आप देखेंगे आपका जो है वो रजिस्टर्ड कस्टमर है, तो उस पर क्या होगा, गुड्स टू बी, आप यूए में चला जाएगा वो और उसका पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ सप्लाई जो है वो यूए हो जाएगा। अगर वो जो है वो डेस्टिनेशन जो है उसकी अदर देन जीसीसी है, तो वो अगर बाई रोड है और बाई सी है, अगर कहता बाई रोड है तो वहाँ पे लॉ अप्लाई हो जाएगा, बाई सी है तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो जनाब ये सारा आपका आपका टॉपिक था, ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स था, ये तकरीबन ख़त्म हो गया।
तो वही जो इसका मेन चीज़ें थी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो बाकी तो मैंने आपको बताया सिर्फ सिर्फ रीड करना है, बाकी असल कॉन्सेप्ट तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो ये आज का टॉपिक था जी। हमारा ख्याल से आज का टॉपिक जो है वो अब ख़त्म हो गया है। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो फिर नहीं तो हम इसको कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है आपकी, हुक्म करें। असल में आज आपने हेडफोन लगाए हुए हैं ना। नहीं सर, आज आप जरा वे गर्म जोश लग रहे हैं आज। अच्छा। अच्छा सर, ये पूछना था कि लास्ट टाइम भी जो थी जो सेशन था उसका पीडीएफ, और ये जो पीडीएफ आप ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे? सर वो फिर कर वो दिया, जरा। लास्ट लास्ट बार मैंने कर दिया था, पीडीएफ भी शेयर कर दिया था और वीडियो भी अपलोडेड है। हमारे अच्छा यूट्यूब चलेंगे। यूट्यूब चैनल में जाके देखें, वीडियो अपलोडेड है उसकी लास्ट वाले की। जी जी, वो तो मैंने देख लिया, वो बल्कि मेरी साथ में रिकॉर्डिंग भी आ रही है, उसमें मैंने अच्छा देखी है। अच्छा। पीडीएफ ही हो गया सर, हो गया पीडीएफ। पीडीएफ हमें सर ग्रुप के अंदर भेजा है या उधर पीडीएफ अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया नहीं नहीं, साथ वो तो इसके? मैंने ग्रुप में शेयर किया था। जो ये इनवाइसिंग वाला हाँ जी, ग्रुप है? इनवेस्टी ग्रुप है, उसी में शेयर करता हूँ। चले, थैंक यू। ठीक है जी, आज के टॉपिक के रेलिवेंट किसी के पास क्वेश्चन है तो बताएं, कुछ क्वेश्चन है तो फिर ठीक है। नहीं तो फिर हम इसको, अच्छा हम लोग यार वो सेशन हमारा काफ़ी अरसे से मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग कि एक नया सेशन शुरू करना है। तो इसको भी शुरू करने लगे हैं हम लोग। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि यार एक वैट को पूरा थोड़ा हम चेक करें, इसकी पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कॉन्सेप्चुअली जो है हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और चीज़ें इसके अंदर हम सारी कवर करेंगे। इसके अंदर सारे हम जो है पब्लिकेशंस, नोटिफिकेशंस, गाइडलाइंस, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह इस सेशन में। और बड़ा एक टॉपिकल है। हमने इसकी फीस बहुत 499 फीस रखी है इसकी हमने। तो आप लोगों से अगर किसी को ज्वाइन करना है तो काइंडली मुझसे रब्ता करें। तो हम लोग जो है एन करीब जो है इस सेशन शुरू करने लगे। काफ़ी लोग, सॉरी, कुछ लोग रजिस्टर हो गए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मजीद लोग इसमें रजिस्टर हो जाएं। तो इसको फुल फ्लैश शुरू करें। और बिल्कुल बेसिक्स तरीके से लेके चलेंगे, हर चीज़ इंशाल्लाह इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। और बड़ी मुनासिब फीस भी ज़्यादा नहीं रखेंगे इसकी। और इसके तकरीबन मिनिमम जो है 10 सेशन तो इसके होंगे, बल्कि ज़्यादा ही हो जाएंगे थोड़े से। और उसमें हम बड़ी थॉरस इसको हम लोग को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इंटरेस्टेड लोग मुझसे रब्ता करें ताकि हम फीस को बैच को फाइनल करें। ठीक है जी, तो अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो आज की मीटिंग खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कोई अच्छा टॉपिक लेके दोबारा एक दो फिर आएंगे आपके साथ। अब तक के लिए सर इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, जजाकल्लाह, अल्लाह।